चलो, यस सर। हम एमएसएमई एक्ट कर रहे थे और हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था, जिसमें हमने बात कर ली थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड तक की। हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई तक की बात कर ली थी। लास्ट क्लास सबने देख ली, पढ़ ली, जिसने अटेंड की नहीं की देख ली लास्ट क्लास सबने, आप चारों में से? यस सर। किसी किसी का कोई डाउट? किरण? नो सर, क्लियर है। चलो, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। सर जो फोर्थ चैप्टर है वो आपने बाद में करवाना है? बाद में करवाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है। एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है? इसमें ये काट दो ऊपर वाला, यहां से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। जो हैज पर एमएसएमई एक्ट की अगर मैं बात करूं, एमएसएमई एक्ट को क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे? उसके टर्नओवर के बेसिस पे। इसको क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया गया है? इसको उसके टर्नओवर के बेसिस पे किया गया है और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे किया गया है। ध्यान से सुनना, किसी भी जो एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है उसके टर्नओवर के बेसिस पे। 1 जुलाई 2022 को ये जो डेफिनेशन थी चेंज हुई थी और इसका जो क्राइटेरिया था क्लासिफाई करें, ये ऊपर सारा जो इस डायग्राम में है वो ऊपर सारा सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो मैं डायग्राम से ही आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। एमएसएमई का जो क्राइटेरिया है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड टर्नओवर के अंदर है। अब बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहते हैं? जिस भी एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम की है, अगर प्लांट एंड मशीनरी की उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम की है, और अगर उसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ से कम का है। किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टमेंट है किसी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अगर 1 करोड़ से कम की है या फिर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है तो वो माइक्रो में आएगा। स्मॉल कौन सी में आएगा? अगर किसी भी एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा की है लेकिन 10 करोड़ या उससे कम की, या फिर उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है लेकिन 50 करोड़ या उससे कम का है तो वो स्मॉल में आएगा। और मीडियम किस में आएगा? मीडियम एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज आएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अगर 10 करोड़ से ज्यादा का है लेकिन 50 करोड़ से कम है, और जिसका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है बट 250 करोड़ से कम है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज बोला जाएगा। समझ आ गई डेफिनेशन की? कोई डाउट तो मुझे बता सकते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है वो यही है सारा, क्लियर है? किसी का कोई डाउट? क्लियर है सर। आप बताओ मुझे, अगर आप नो क्लासिफिकेशन, सर। हाँ क्लासिफिकेशन के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल याद कर लेना कि भाई 1 जुलाई 2020 के अंदर इसको रिवाइज किया गया था एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 1 जुलाई 2020। जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था वो किस पे बेस कर दिया गया था? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। और इस डेफिनेशन के बेस पे, जो क्राइटेरिया के बेस पे डेफिनेशन क्या थी वो ये थी जो हमने पढ़ ली है। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। अब हमारे पास आता है जी सर, आ गया। हाँ, यस सर। अब आता है हमारे आगे मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इंटेंड टू इस्टेब्लिश माइक्रो
small enterprise may, at his discretion, or a medium enterprise engage in providing or rendering service may, at his discretion, or medium enterprise engage in the manufacturing or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industrial Development and Regulation Act is required to file memorandum of micro, small, or as the case may be medium enterprise with such authority as may be specified by the state government और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 8 कहता है कि भी कोई भी ऐसी एंटरप्राइज है जो कि क्या है, स्मॉल है या कोई भी माइक्रो है, कोई भी स्मॉल है या मीडियम है, उनको जिनको एज पर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, उनको क्या करना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 8 मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा टू द अथॉरिटी के पास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी के पास क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी के पास उन्हें मेमोरेंडम फाइल करना। क्लियर, समझ आ गई? यस सर। मीजर फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के प्रमोट करने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए क्या क्या मीजर किए हैं, क्या क्या तरीके निकाले हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग द competitiveness of micro, small and medium enterprise, particularly of micro and small enterprise by way of development of skill of in employee, उन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन एम्प्लॉई के द्वारा, मैनेजमेंट में, एंटरप्राइज में, प्रोविजनिंग फॉर द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के तहत, मार्केटिंग असिस्टेंट के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के तहत, क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत या कई और तरीकों के तहत उन्होंने क्या किया है, इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को डेवलप करने का ट्राई किया है। तो उन्होंने, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीजर लिए हैं, किन किन तरीकों से सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, डेवलप कर रही है, तो आप बताओगे पहला बाय वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल। भाई उनको ट्रेनिंग वगैरह, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, एम्प्लॉय को अलग अलग प्रोग्राम्स में प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उनके स्किल्स में क्या हो, डेवलपमेंट्स हो। या फिर डेवलपमेंट इन द मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योर्स के स्किल्स में डेवलपमेंट हो। प्रोविजन फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के द्वारा वो प्रमोट कर रही है, किसको, एमएसएमई को। मार्केटिंग असिस्टेंट, ये भाई गवर्नमेंट एमएसएमई को मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट और उसको मार्केट करने के लिए, बेचने के लिए हेल्प कर रही है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उनकी जो बैकवर्डनेस है उनको स्ट्रेंथ कर रही है, जो उनका बैकवर्ड है, जो उनका एरिया है, और उनको लिंक कर रही है आगे बड़े बड़े प्रोग्राम्स के साथ। तो ये सारे तरीके एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन, गवर्नमेंट पूरे क्या कर रही है, इनिशिएटिव कर रही है। समझ आ गई मेरी पूरी बात या कोई डाउट है? जी सर। अब एमएसएमई को रजिस्टर करवाने का क्या तरीका है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, registration process of MSME. The form of registration shall be provided in the उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ने कोई भी अगर एंटरप्राइज अपने आप को एज अ एमएसएमई रजिस्टर कराना चाहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसके लिए कोई फीस नहीं है, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार होना चाहिए। आधार नंबर शैल बी ऑफ प्रोप्राइटर, जो भी पर्सन अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहता है उस पर्सन का क्या होना चाहिए,
भाई अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप के केस में, अगर पार्टनर है तो फर्म, तो मैनेजिंग पार्टनर के केस में, तो अलग अलग। अगर कर्ता कर्ता का आधार चाहिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में किसका आधार चाहिए? प्रोप्राइटर का। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर का, एंड एचयूएफ के केस में कर्ता का। इनके क्या होने चाहिए? आधार नंबर मैंडेटरी है। In case of company or limited liability partnership or a cooperative society or a trust organization or it is authorized signatory shall provide GST and PAN along with the Aadhaar। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, अगर आप कंपनी हो, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई ट्रस्ट हो, तो फिर आपको अपने आधार के साथ पैन और जीएसटीएन नंबर, कंपनी का पैन और कंपनी का जो भी जीएसटीएन नंबर है वो भी देना होगा। समझ आ गई? तो कंपनी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, लेकिन वो अपने आप को, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग टू अरे 2010, नहीं नहीं, फिर वो इधर क्यों रजिस्टर करवाएगी? कई छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी, कोई बहुत छोटी छोटी कंपनी, अगर वो अपने आप को अंडर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अगर वो अपने आप को एज एमएसएमई रजिस्टर करवा लेना, गवर्नमेंट से उनको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस पर्पज के लिए एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। समझ आ गई? जी सर। तो सर इनका भी वही पोर्टल होना चाहिए ना, एमसीए 21? नहीं, इनका अलग पोर्टल होता है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई जो होते हैं अलग मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट होती है, उनके लिए अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ, जो ये एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री है, उसके लिए अलग वो है, प्रॉपर पोर्टल बना हुआ है। समझ आ गई? जी सर ठीक है। हाँ। इन केस एन एंटरप्राइज इज ड्यूली रजिस्टर्ड एज एन उद्यम विद पैन, अगर कोई भी, मान लो कोई एंटरप्राइज ऑलरेडी रजिस्टर है उद्यम विद पैन के साथ, एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई, जो आपने पहले साल में कोई आपने रजिस्ट्रेशन कराया था बट उस रजिस्ट्रेशन के साथ कोई डेफिशिएंसी थी, कोई आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा? व्हेन इट डिड नॉट हैव पैन शैल बी फिल्ड अप ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई, कोई इंफॉर्मेशन देना आप प्रोवाइड नहीं करा पाए, फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? पैन को फिलअप करना पड़ेगा। नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक एंटरप्राइज को एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन वो नहीं ले सकती। प्रोवाइडेड दैट एनी नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और बोथ में बी स्पेसिफाइड ऑर्डर इन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। मान लो कि एक कंपनी है, एक कंपनी के अलग अलग सेक्टर में 5 बिजनेस है, वो ऐसा नहीं कर सकती कि अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले, नहीं, उसको एक ही रजिस्ट्रेशन में अपनी सारी एक्टिविटी को बताना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाँ। यस सर। आगे बात करते हैं। Whoever intentionally misrepresent or attempt to suppress the self-declared fact or figure appearing in the Udyam registration or updation process shall be liable to penalty specified under the section 27 of that। अगर कोई जानबूझकर गलत तरीके से कोई चीज छुपा रहा है, तो उस चीज में, अगर कोई पर्सन धोखाधड़ी कर रहा है, तो उस चीज में वो सेक्शन 27 के अंदर क्या होगा? लाइबल होके यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? जी सर। सर ये छुपाता कब है? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे? हाँ कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने कोई जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दी, जानबूझ को कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया, आप कोई चीज छुपा रहे हो जो बाद में पता चली, आप एक्चुअल में छोटा बिजनेस कर नहीं रहे, आप छोटे बिजनेस के आड़ में कोई बड़ा बिजनेस, पीछे आपका बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि आपने छुपा के रखा हुआ है, आप अपने आप को गरीब दिखा रहे हो लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, तो उस सिचुएशन में अगर बाद में पता चला, तो भाई आपके ऊपर प्रॉपरली अंडर सेक्शन 27 के अंदर एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी लगेगी। समझ आ गई? क्लियर है सर। हाँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे।
जब आप पोर्टल पे जाते हो, एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस विल बी नोन एज उद्यम। कोई भी एंटरप्राइज जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रही होती है तो उस प्रोसेस के टाइम पे एंटरप्राइज को उद्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्यम। एंटरप्राइज को फिर क्या बोला जाता है? उद्यम बोला जाता है। एंड इट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको हिंदी वर्ड यूज किया जाता है, एंटरप्राइज को उद्यम बोला जाता है और इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बोला जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। दिस सर्टिफिकेशन हैव अ डायनामिक क्यूआर कोड। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, फ्रॉम विच द वेब पेज ऑन अवर पोर्टल एंड डिटेल अबाउट द एंटरप्राइज कैन नॉट बी एक्सेस्ड। जिसको स्कैन करके आप क्या कर सकते हो? उस एंटरप्राइज के बारे में पोर्टल पर कोई भी जो डिटेल है आप चेक कर सकते हो कि भाई हाँ ये रजिस्टर्ड है, इसके नाम से ही ये सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है। देयर विल बी नो नीड ऑफ रिन्यूअल। ये लाइफ टाइम के लिए होता है, आपको दोबारा से रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? और किसी भी एंटरप्राइज के पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा धोखाधड़ी से किसी ने ले लिया तो उसको अपने दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करवाना पड़ेगा? बंद करवाना पड़ेगा। समझ आ गई? यस सर। बेनिफिट क्या है टेकिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन? उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेने के बेनिफिट क्या है? पहला, आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज अ पेपरलेस एंड बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। आप इसके लिए कोई आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कोई दोबारा से एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया लाइफ टाइम तक रहता है, आपको रिन्यू कराने की भी जरूरत नहीं है। एनी नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बोथ मे बी स्पेसिफाइड और एडेड इन वन। जो भी आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर बता के चलोगे कि आप क्या क्या काम करते हो। आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो भी हेल्प एमएसएमई इन अवेलिंग बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मैंने बताया ना कि इसकी अलग से मिनिस्ट्री होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से आपको काफी सारे जो भी एमएसएमई रजिस्टर होती है तो अंदर दी उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसको गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे गारंटी मिलती है, प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, टेंडर मिलते हैं। और फिर आप प्रायोरिटी सेक्टर में अगर आपने क्या ले रखा है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर से भी क्या मिलता है? आसानी से लोन मिल जाता है। तो काफी फायदे होते हैं एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने में, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने में। समझ आ गई? कोई डाउट? जी सर। आगे बढ़े? यस सर। जी आगे सर। बढ़ते हैं। सर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है? काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल ही चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ये कल हम एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। आज की क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक हम करेंगे इसमें, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। क्या होता है एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन? हाँ, एनएसआईसी एनलिस्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज अंडर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एनएसआईसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक एमएसएमई को, जैसे कंपनी के लिए स्पाइस होता है ना, स्पाइस फॉर्म, स्पाइस प्लस, स्पाइस प्लस में अंदर एक ही फॉर्म के अंदर काफी सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, है ना? मेरी आवाज आ रही है आप बच्चों को?
यस सर। हाँ, एनएसआईसी जो होता है, एनएसआईसी का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एनएसआईसी क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, एनएसआईसी। इसमें क्या होता है, स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटर, ये स्पेसिफिकली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए होता है। किसके लिए होता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। इसमें सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम होती है फॉर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट परचेज। दिस यूनिट enlisted under single point registration scheme of NSIC are eligible to get benefit under public procurement policy for micro and small enterprise order 2005 notified by the government of India, Ministry of Micro Small Medium Enterprise, न्यू दिल्ली। जो ये गैजेटेड नंबर दे रखा था। जो क्या होता है, एनएसआईसी जो है एनलिस्ट करता है। एनएसआईसी के अंदर लिस्ट होती है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की, जो कि क्या करती हैं, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट परचेजेस के अंदर क्या करती हैं, लिस्ट होती हैं। जिनको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है किसका, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी का। मतलब इनको गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है इनके बिजनेस को आगे बूस्ट करने में। जो भी ये चीज बनाती हैं गवर्नमेंट, इनकी चीजों को आगे पब्लिक तक हेल्प करती हैं पहुंचाने में। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। कोई भी चीज जैसे स्पाइस प्लस फॉर्म होता है उसी टाइप का कुछ है क्या? नहीं, वैसे वो चीज अलग है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा था। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम होती है कि भाई आप एक ही सिंगल उस पे रजिस्टर करवा लो अपने आप को, जहां से आपको काफी सारे बेनिफिट गवर्नमेंट के मिल सकते हैं। अगर कोई भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के काफी सारे बेनिफिट होते हैं, और क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं नीचे बताऊंगा। भाई अगर इन बेनिफिट का आपको फायदा उठाना है तो आपको पहले एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको एनएसआईसी की लिस्ट में अपना नाम देना पड़ेगा, ताकि आपको क्या मिल सके, जो भी फायदे हैं गवर्नमेंट के वो मिल सके, जिससे आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सको। समझ आ गई? तो सर ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ही करवा सकती है, मीडियम नहीं माइक्रो करवा स्मॉल सकती? के लिए है ये, माइक्रो स्मॉल के लिए, आपको मीडियम के लिए नहीं है, माइक्रो स्मॉल के लिए बेसिकली। ओके सर। बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइड एंटरप्राइज हैविंग एमएसएमई और उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन। भाई जो क्या है, जिसके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन है, वो क्या कर सकती है, एनएसआईसी से रजिस्ट्रेशन करा सकती है। लेकिन पहली कंडीशन क्या है, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर हो, आपके पास उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तभी आप क्या करा सकते हो, एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एंटरप्राइज having MSME और उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कैन अप्लाई ऑनलाइन बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन एट वन ऑफ द NSIC ऑफिस। आप क्या कर सकते हो, अगर जिस भी एंटरप्राइज के पास MSME में रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है, वो NSIC के ऑफिस में जाके क्या कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। जैसे ही उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, NSIC उसकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड कर देता है जोनल ब्रांच के अंदर, जो भी उनके नियरेस्ट ब्रांच होगा, ऑफिस होगा, वहां पे किस चीज के लिए, टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए। उनका प्रॉपरली क्या होता है, टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, और बाद में वो अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, और उनका क्या हो जाता है, जैसे ही इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, एनएसआईसी उनको क्या कर देती है। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से वो मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, आपके एरिया का इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट दोबारा से एनएसआईसी के पास जाएगी, और तब आपका क्या मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात?
जी सर। अब इसके बेनिफिट क्या है? अगर कोई भी एमएसएमई, चलो ठीक है, जो हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन बेनिफिट क्या है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के टेंडर मिलते हैं, इश्यू ऑफ टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स। कई बार टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अर्नेस्ट मनी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी की तरह एक पैसा देना पड़ता है, आपको वो भी देने की जरूरत नहीं है। In tender participating MSME quoting price within the band of L1 plus 50% shall also be allowed to supply a portion up to 25% of requirement for bringing down the price to the L1 price where L1 non NMC। ये इनकी कोई टेक्निकल टर्म होती है कि भाई जब आप कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन टेंडर पार्टिसिपेटिंग MSME quoting price within L1 plus 50% shall also be allowed to be supply a portion up to 25% of the requirement by bringing down their price to the L1 price। आप इसमें सीधा लिखो इन टेंडर पार्टिसिपेटिंग MSME, जो MSCs होती हैं, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, जो कोट करती है प्राइस, वो किसमें करती है? L1 प्लस 50% के बैंड में, प्राइस बैंड में क्या करती है? अपना प्राइस कोट करती है। उसके बाद ग्रुपिंग फैसिलिटी, कंसोर्टिया का मतलब होता है ग्रुपिंग, कि भाई कंसोर्टिया का मतलब होता है काफी सारी जो रजिस्टर्ड जो भी काफी सारी MSME है, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, ऐसा नहीं है कि 5-6 इकट्ठी होके क्या कर सकती हैं, टेंडर में क्या कर सकती हैं, कंसोर्टिया फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है उनको टेंडर की मार्केटिंग के लिए, तो ग्रुपिंग फैसिलिटी भी कह सकते हो आप इसको। तो ये इसको बेनिफिट मिलते हैं। तो 4 बेनिफिट है, आप इनको याद कर लेना। पहला, जो टेंडर इशू होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती। जो प्राइस बैंड होता है टेंडर कोटिंग का, जो कोट प्राइस होता है, वो L1 प्लस 15 की प्राइस बैंड में होता है। और यहाँ पे ग्रुप फैसिलिटी फॉर टेंडर मार्केटिंग भी, या कंसोर्टिया कह लो या ग्रुप फैसिलिटी कह लो, वो भी क्या है, आपको मिलती है। तो ये सारा क्या है, आपको NSIC के अंदर पार्टिसिपेट करने के, जो रजिस्ट्रेशन करने के आपको बेनिफिट होते हैं। हमारा थोड़ा सा रह गया है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम निकाली हुई है MSME के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में कल बात कर लेंगे, और कल की क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। चलो जी सर। मिलते हैं कल।